रुक जाइए, अपनी उंगलियों को और अपने हाथ को कुछ देर के लिए रोक लें और मेरी बात सुने। आज मैं आरजू राजा के हवाले से कुछ बातें करना चाहता हूं और मेरा ईमान है कि जो बातें मैं करने वाला हूं वो बहुत सारी बच्चियों को और बहुत सारे बच्चों को आपके ख़ानदान में बचा सकती हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से हर एक चीज़ सुने। ये एक क्रिश्चियन मैसेज नहीं है, ये एक जनरल मैसेज है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं, लेकिन मेरे दिल में ये बात आई कि मैं इस बात को शेयर करूँ। हो सकता है कि यही शेयर करने से बहुत सारे ख़ानदान अपने आप को दुरुस्त कर सकें और अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें, अपने बच्चों को बचा सकें। वो लोग बेवकूफ़ होते हैं जो अपनी मिस्टेक से, अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं बल्कि उन्हें रिपीट करते हैं। हम सब मिस्टेक करते हैं, लेकिन अगर हम मिस्टेक को बार बार, हम गलतियों को बार बार रिपीट करेंगे, हम बेवकूफ़ कहलाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों से कुछ सबक हासिल करें, हम अपनी गलतियों से अगर कुछ लेसन लें और उनको आगे रिपीट ना करें, तो हम अक्लमंद कहलाएंगे। हम वो कहलाएंगे जो आगे बढ़ने वाले लोग हैं, जो ओवरकमर होते हैं। वो उन चीज़ों में फंसे नहीं रहते बल्कि आगे बढ़ जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी भी है एक, वो लोग जो दूसरों की मिस्टेक को देखकर उन्हें अपनी जिंदगी में रिपीट नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ वो लोग सबसे ज़्यादा अक्लमंद होते हैं, जो दूसरों की गलतियाँ देखते हैं और उन गलतियों को अपने घराने में या अपनी ज़िंदगी में वो लोग अवॉइड करते हैं। मैं आपसे आज एक ये बात करना चाहता हूँ। एक बड़ी खुशी की खबर कुछ घंटों पहले ही हमें मिली है कि आरजू राजा को बाजियाब हो गई है, रिकवर हो गई है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशी की खबर है और मैं यकीनन मैसेज के आखिर में सबको मैं थैंक यू भी बोलूँगा जो इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन मैं आपको जो ख़ास बातें करना चाहता हूँ वो ध्यान से सुने कि फिज़िकली आरजू राजा रिकवर हो गई है, लेकिन क्या आपको ये एहसास है या ये आप समझते हैं कि उसको साइकोलॉजिकली, मेंटली या सोशली रिकवर होने में शायद अब कई साल लग जाएं। जिस ट्रॉमा से, जिस पेन से, जिस हालात से वो बच्ची गुजरी है इस छोटी सी उम्र में, मैं नहीं समझता कि उसकी फिजिकली रिकवरी सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगी। नहीं, ये जो घाव लग गए हैं, ये जो ज़ख्म उस पर लग गए हैं, इसको रिकवर करने में उसको शायद कई साल लग जाएं। साइकोलॉजिकली, सोशली और मेंटली वो इस ट्रॉमा में से कब निकलती है हमें नहीं पता। मैं सिर्फ आपसे कुछ बातें ये शेयर करना चाहता हूँ ताकि हम अपने आसपास जो हमारे घर में बच्चे हैं, हम उनकी हिफाजत कर सकें। हम उनके साथ जो बर्ताव कर रहे हैं उसको खुद चेक कर सकें कि आया हमारा बर्ताव इन बच्चों के लिए ठीक है या नहीं है। पहली चीज़ जो मैं एक बात बड़ी गहरी करना चाहता हूँ वो ये है कि एक बीज होता है जिसे हम कहते हैं रिजेक्शन का बीज, यानी सीड ऑफ रिजेक्शन, यानी रद्द करने का बीज। ये रद्द करने का बीज हम अक्सर या तो हम खुद अपने बच्चों की जिंदगी में बोते हैं या बाहर वाले हमारे बच्चों की जिंदगी में बोते हैं। लेकिन हम में से कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो ये सीड ऑफ रिजेक्शन अपनी जिंदगी में ना उसने लिया हो सकता है उसके माँ बाप ने ये सीड बोया हो सकता है उसके आस पड़ोस में उसके करीब के लोगों ने ये सीड उसमें, ये बीज उसमें डाला हो। रिजेक्शन का बीज सीड ऑफ रिजेक्शन होता है। इसे क्या कहते हैं देखिए, सुनिए। एक बच्चा, चाहे वो माँ के पेट में है या वो हमारे हाथों में, गोद में बच्चा ही है, चाहे वो अंदर है या चाहे बाहर है। उसके सेंसेस हैं, उसकी फीलिंग है। और जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है और उसको ये एहसास होता है कि ये बच्चे की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में ऑलरेडी 3 बच्चे हैं या मेरे घर में 4 बच्चे हैं, तो हम क्या एहसास दिलाते हैं उस बच्चे को जो पेट में आया है, उसे हम बोलते हैं कि तू हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तू रिजेक्टेड है, तू अभी से रिजेक्टेड है क्योंकि हम चाहते नहीं थे, तू एक्सीडेंटली पेट में आ गया, तू बाय मिस्टेक पेट में आ गया। मैं आपको बता रहा हूं, बच्चा मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक माँ बाप है। तो बच्चा कोई भी मिस्टेक नहीं है, बच्चा कोई भी एक्सीडेंट नहीं है। लेकिन जब
वो बच्चा पेट में ही होता है, उसे ये फीलिंग माँ की तरफ से हो जाती है कि वो इस घर में वेलकम नहीं किया जाएगा, वो इस घर में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि माँ ने उसे पहले से रद्द कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी घर में बच्चे हैं। आप बहुत सारे खानदान ऐसे होते हैं जिनके यहाँ लाइन से बेटियां पैदा होती हैं, 6 बेटियां हो गई हैं, बेटे के चक्कर में वो एक और जब औलाद पैदा करते हैं और उस औलाद का भी पता चलता है ये भी बेटी है, तो वो बेटी को वहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं मेंटली तौर पे, और वो बच्चा उस चीज को फील करता है कि मैं इस घर में या इस खानदान में या इस पेरेंट्स में वेलकम नहीं हूं, मैं इधर एक्सेप्टेबल नहीं हूं, मैं रिजेक्टेड हूं। बाज़ दफ़ा माएँ अकेली होती हैं, शौहर उनके मुल्क से बाहर काम कर रहे होते हैं, उनको ये फीलिंग होती है जी पहले ही मैं 3 बच्चे पाल रही हूँ, 4 बच्चे पाल रही हूँ, ये एक और आ गया है। तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली उस बच्चे को, बच्चे के जिंदगी में हम सीड ऑफ रिजेक्शन डाल देते हैं कि तू रद्द किया हुआ है। पहली चीज, आपने इस स्टेट से, इस जगह से ही अपनी जिंदगी में आप सब ने इसी जगह से अपने आप को कंट्रोल करना है, और ये सीड आपने अपनी औलाद की जिंदगी में नहीं डालना है कि तू रिजेक्टेड है, तू हमारे घर में अनवांटेड है। अनवांटेड ज्यादा है कि तू अनवांटेड है, यानी हमें चाहिए नहीं था, तू आ गया हमारी जिंदगी में, या तू हमारे पेट में आ गया, अब हमें पैदा ही करना पड़ेगा। तो ये रिजेक्शन का बीज सबसे पहले माँ बाप होते हैं जो हमारे जिंदगियों में बोते हैं। पहली चीज, सारे माँ बाप के लिए, आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, पहली चीज, जो पेट का आपको फल खुदा ने दिया है उसको खुशी से कबूल करें और उसको एक्सेप्ट करें। कोई भी शख्स अनवांटेड नहीं कहलाना चाहता। आप किसी पार्टी या किसी तकरीब में जाते हैं और आपको एहसास हो जाए कि आप अनवांटेड है, यहाँ पे कोई आपको वेलकम करने के लिए नहीं है, आपको कोई रिसीव करने के लिए नहीं है, तो आपको खुद फील हो जाता है कि आपकी कोई कदर नहीं है। इसी तरह वो बच्चे जो बचपन से ये फेस करते हुए आए हैं, पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद रिपीटेडली उनको ये सुनने को मिलता है कि वो अनवांटेड थे, उनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो इस घर में उन्होंने जन्म लिया। उससे क्या होता है कि वो बच्चे में एक रिजेक्शन का जो बीज है, वो रद्द किए जाने का जो बीज है, वो उसकी जिंदगी में पलता रहता है, और ये दुनिया इतनी जालिम है कि वो उसमें पानी भी डालती है, इसको परवरिश करती है, और वो बीज बढ़ता हुआ दरख्त बन जाता है, और वो बच्चा जब बड़ा होता है या बड़ी होती है तो वो रिजेक्शन के साथ बड़ी होती है। फिर आने वाली जिंदगी में उसे स्कूल में, कॉलेजों में रिजेक्ट किया जाता है, रिश्ते के टाइम पे रिजेक्ट किया जाता है, नौकरी के टाइम पे रिजेक्ट किया जाता है। तो ये रिजेक्शन का बीज हमारी जिंदगी में चलता रहता है। मैं आपको आज क्या बता रहा हूँ, पहला स्टेप आपका कहाँ से है कि आपने अपने बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि वो रिजेक्टेड नहीं है, वो लोग मिस्टेक नहीं है, वो लोग एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि वो इस घर के बच्चे हैं, वो आपकी औलाद है। दूसरी चीज जो मैं खास आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है, हमारे पाकिस्तानी कल्चर में, इंडियन कल्चर में शायद इतना ज्यादा हम लोग करते नहीं हैं, लेकिन ये आपको दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे बुराई में आगे बढ़ रही है, ऐसे ऐसे हमने अपने जिंदगी में नई चीजों को लेना है और नई टेक्निक्स को सीखना है कि किस तरह हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बताइए कि आपने रिजेक्शन का बीज बच्चों में नहीं डालना। दूसरी चीज आपको क्या बता रहा हूं वो सुनिए ध्यान से, आपने अपने बच्चों को प्यार करना है। हर एक शख्स जिंदगी के किसी भी एज पे हो, चाहे वो बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे अधेड़ उम्र का है, चाहे बूढ़ा है, उसको प्यार की जरूरत है। तो बीइंग माँ बाप, आपने अपने बच्चों को प्यार करना है और इस प्यार का इजहार करना है। ये बहुत जरूरी है। हम लोग अपने प्यार का इजहार नहीं करते, खुसूसन पाकिस्तानी इंडियंस, कुछ हमारा कल्चर ऐसा है कि हम बच्चों के लिए मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, 3-3 जॉब्स करेंगे, उनकी सारी चीजें पूरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी अपने मुंह से उनको हम आई लव यू नहीं बोलते, उनको कभी हम ये चीज एक्सप्रेस नहीं करते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, या हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, या
हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी अहमियत है। ये हमें एक्सप्रेसली बोलना है, ये हमें मुंह से बोल के उनको एहसास दिलाना है, उनको बताना है। उन्हें भी पता चले कि हमारा बाप या हमारी माँ हर दूसरे तीसरे दिन हमें अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। मैं आपको बताता हूं कि इसकी वजह क्या है, आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। दूसरी चीज, आपने अपने बच्चों को गले जरूर लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा चाहे छोटा है, चाहे जवान है, चाहे बड़ा है, चाहे अधेड़ उम्र का है, किसी भी जगह पे एक हैबिट अपनी जिंदगी में लेके आए, बच्चों को गले लगाएं। बच्चों को जरूर गले लगाएं, बच्चों को जरूर आप अपने सीने से लगाएं। ये बहुत जरूरी है। उसकी वजह क्या है, सुनिए मेरी बात। अगर आप अपने बच्चों को आई लव यू नहीं बोलेंगे तो आपके घर के बाहर शायद सैकड़ों लोग हैं जो आपके बच्चे को आई लव यू बोलने से झिझकते नहीं हैं। वो आपकी बच्चियों को या आपके बेटों को या बेटियों को बगैर झिझके वो शायद दिन में 10 दफा आई लव यू बोल सकते हैं, आई लव यू का मैसेज दे सकते हैं, लेकिन जो सगे माँ बाप हैं वो झिझक रहे हैं अपने बच्चों को आई लव यू बोलने में। तो आपने अपने बच्चों को आई लव यू बोलना है, उनको एहसास दिलाना है बोल के कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। दूसरी चीज मैंने क्या बोला, अपने उन्हें गले लगाना है। अगर आप नहीं गले लगाएंगे तो दुनिया गले लगाने के लिए तैयार है आपके बच्चों को। समझने की कोशिश करें, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो सुने। जब एक बच्चे को अपने माँ बाप से पूरा प्यार नहीं मिलता, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब एक बच्चे को अपने माँ बाप से पूरा प्यार नहीं मिलता तो वो प्यार तलाश करने बाहर निकलता है। चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, वो फिर दूसरों में उस गैप को ढूंढने की कोशिश करता है, दूसरे लोगों में उस प्यार को ढूंढता है कि वो प्यार का जो लेवल उसकी जिंदगी में, वो उसका एक कप है, उसका एक कटोरा है प्यार का, जो शायद खाली है या शायद बहुत थोड़ा सा भरा हुआ है। हर बच्चा, हर शख्स चाहता है कि वो कप या वो जो प्याला प्यार का है वो भरा रहे, और जब वो माँ बाप की तरफ से भरता नहीं है तो वही बच्चा या वही बेटी फिर बाहर जाके वो प्यार तलाश करती है। और फिर आप जान सकते हैं कि किस किस्म का प्यार उन्हें मिल सकता है, किस किस्म का उनके साथ खिलवाड़ हो सकता है, ये हमें जानने की जरूरत है। तो दूसरी मेरी आपको खास तौर पे ये रिक्वेस्ट है कि आपने अपने बच्चों को एक्सप्रेस करना है प्यार के लिए। प्यार जो कर रहे हैं आप उन्हें बोल के बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आपकी जिंदगी में आपके बच्चे आपके प्यार से इतने मामूर हों, इतने सैचुरेटेड हों, इतने भरे हुए हों कि उन्हें बाहर प्यार तलाश करने की जरूरत ना पड़े, उन्हें बाहर दोस्तियां करने की जरूरत ना पड़े, उन्हें इंटरनेट पे प्यार तलाश करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि घर में उनके लिए इतना अवेलेबल हो। तीसरी चीज, आप अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है इस बात का। हर एक बाप, हर एक माँ अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, और आजकल जो टाइम है उसमें हर एक शख्स 2-2, 3-3 जगह पे काम कर रहा है। लेकिन बच्चों को ये बात नहीं बोले कि तेरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए मुझे 3 जगह काम करना पड़ रहा है या 4 जगह काम करना पड़ रहा है, या मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं कि तेरे खर्चों को मैं पूरा कर सकूं। ये बोलने की आपको कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बच्चे को एहसास है कि उसके माँ बाप उसके लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन जब हम उन्हें बच्चों को एहसास दिलाते हैं कि हम तेरे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, हम तेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चा क्या समझता है कि मैं शायद अपने माँ बाप के लिए एक बोझ हूं, मैं अपने माँ बाप के लिए एक बर्डन हूं। और ये भी एक तरह का नेगेटिव जाता है बच्चे की परवरिश में। और जब उसे ये लगता है कि यार मैं अपने माँ बाप के लिए बर्डन हूं, मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना मैं उनके लिए बर्डन हूं, फिर वो क्या करते हैं, जैसे ही वो थोड़ी सी भी उनको कोई जॉब मिलती है, थोड़े से भी स्टेबल होते हैं, वो फिर अपनी दुनिया में चले जाते हैं, फिर आपके पास पलट के नहीं आते। तो पहली चीज, रिजेक्शन का बीज नहीं बोएं। दूसरी चीज मैंने आपको बोला, प्यार की कमी ना रखें जो आपने अपने बच्चों की जिंदगी में करनी है। खूब प्यार दें, और ये नहीं कि आप साइलेंट प्यार कर रहे हैं, आप बोल के उन्हें प्यार करें, उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। फिजिकली उनको गले लगाएं ताकि उन्हें एहसास हो कि उनको जो प्यार चाहिए वो घर में ही इतना कसरत से है आपके।
तीसरी चीज जो मैं आपको बोली है कि उन्हें एहसास नहीं दिलाएं कि वो आपके लिए बर्डन है या आप उनके लिए इतनी ख्वारी कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चा एहसास करता है, सारी चीजों को समझता है। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही मैं बोल रहा हूं कि अक्लमंद वो लोग हैं जो दूसरे की मिस्टेक देखें और अपनी जिंदगी में उसको करें नहीं, उनको दोहराएं नहीं। तो मैं चौथी चीज जो आपके सामने बोलना चाहता हूं वो ये है कि आप देखें कि आपके घर में, आपके बच्चे की जिंदगी में कौन सा शख्स है जो इन्फ्लुएंस ले रहा है। इन्फ्लुएंस का मतलब है कि कौन सी ऐसी शख्सियत है जो आपके बच्चे की जिंदगी में काफी ज्यादा काम कर रही है या काफी ज्यादा असर कर रही है। हो सकता है, देखें फिर मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इन्फ्लुएंस मर्दों की तरफ से भी बाहर से हो सकता है। इन्फ्लुएंस करने वाले मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं। इन्फ्लुएंस करने वाले टीचर भी हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस करने वाले कोच भी हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस करने वाले कोई फिल्म के हीरो हीरोइन भी हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस करने वाले कोई मजहबी लीडर भी हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस करने वाले रिश्तेदार और पड़ोसी भी हो सकते हैं। इन्फ्लुएंस क्या है कि आपका बच्चा माँ बाप के अलावा कौन सा ऐसा शख्स है जिसके साथ अटैच हो रहा है, कौन सा ऐसा शख्स है जिसके साथ वो ज्यादा बैठना चाहता है, टाइम गुजारना चाहता है, या वो शख्स या वो शख्सियत आपके बच्चे के लिए हीरो बन रही है या एक पर्सनालिटी बन रही है, आइडियल बन रही है, आपका बच्चा उसकी तरह बनना चाह रहा है। सबसे बड़ी मिस्टेक है ये। आपके बच्चे के लिए हीरो और हीरोइन उसके माँ बाप होने चाहिए। कोई भी बाहर का शख्स, चाहे वो रिश्तेदार है चाहे नेबर है, उसको आप इतनी इजाजत नहीं दें कि आपके बच्चे की जिंदगी में वो इन्फ्लुएंस करे, आपके बच्चे की जिंदगी में वो दखल अंदाजी करे, या बच्चा माँ बाप की कम सुने, उस शख्स की ज्यादा सुने कि वो अगर बोलेगा तो मैं सब कुछ कर लूंगा, वो नहीं बोलेगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा। और ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है। हमने देखा है सियासी लीडर किस तरह से माँ बाप के बच्चों को यूज करते हैं और वो उनके लिए जान दे देते हैं। बच्चे वो उनके लिए अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं, घर का, खानदान का, वो अपने जायदादें जला देते हैं, पता नहीं क्या कुछ ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बच्चों में, और हमारे बच्चे उनके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने इस चीज पे गौर करना है, कौन सा शख्स है जो आपके बच्चे की जिंदगी में इन्फ्लुएंस कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ये सारी बातें मैंने इसलिए बोली हैं कि हो सकता है कि एक मिस्टेक हमने देख ली है और इससे हमें सबक हासिल करने की जरूरत है। और हमारा ईमान है और मेरी दुआ है कि आपके सारे घराने, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज पूरा मैसेज सुनिएगा। आपके घराने में कोई और आरजू राजा बन के ना निकले, आपके घराने में कोई और आरजू राजा ना हो। आप अपने बच्चों को इतना प्यार दें, उनको इतनी प्रोटेक्शन दें, उनको इतना मान सम्मान दें, उनको इज्जत दें, उनको ऑनर दें कि उन्हें एहसास हो कि उनको घर में इज्जत दी जा रही है। आज पाकिस्तान, इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर पे रुकना पसंद नहीं करते हैं। जैसे ही घर काम पे से आते हैं, घर पे चीजें रखी, खाना खाया और बाहर निकल गए, फिर वो रात को सोने के लिए आते हैं, क्योंकि घर पे उन्हें कोई इज्जत, कोई ऑनर, कोई उनको प्यार नहीं मिलता, इसलिए वो बाहर निकल जाते हैं। आपने ख्याल करना है इन चीजों का। पांचवी चीज जो मैं बोलना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, माइनॉरिटीज के लिए स्पेशली मैं ये बात बोलना चाहता हूं क्योंकि हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज काफी पिस रही हैं, लेकिन ओवरऑल ये सबके लिए। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो बाहर के मुल्कों में सेटल हैं, अच्छी नौकरी है, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट इस तरह से करें कि आप पाकिस्तान में अपनी कम्युनिटी में से सिर्फ एक बच्चा आप स्पॉन्सर करना शुरू कर दें कि आप उनको अच्छी तालीम देंगे। हमारे यहाँ सिर्फ तालीम की कमी है, हमारी माइनॉरिटीज में, हमारी जो क्रिश्चियन हिंदू कम्युनिटी है, इवन मुस्लिम कम्युनिटी में तालीम की कमी है, जिसकी वजह से हम सब माशरा बिगड़ता जा रहा है, हम सब गलत राह की तरफ जा रहे हैं।
जो चीज़ें होनी नहीं चाहिए वो चीज़ें हमने अपनाना शुरू कर दी हैं। उसकी वजह क्या है? बेसिक तालीम नहीं है। तो वो लोग जो बाहर मुल्क में मुकीम है, बाहर मुल्क में वो उनकी अच्छी सैलरीज या अच्छी उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट पाकिस्तान में अपनी कम्युनिटी में एक बच्चे को आप अच्छी तालीम दिलाने का अगर जिम्मा ले सकते हैं, तो ये नहीं कि आपने सिर्फ पैसे भेजने हैं और आपने ये नहीं केयर करनी है कि वो बच्चा किस स्कूल या कॉलेज में जा रहा है। आपने फिर उस तरह से इन्वॉल्व होना है जिस तरह आपका अपना बच्चा है। आपने उस बच्चे को जिसको स्पॉन्सर करना है उसको उस जगह तालीम दिलवानी है जहां पे अगर आप पाकिस्तान में होते आप अपने बच्चों को दाखिल कराते। आपने उस बच्चे पे उस तरह से निगाह रखनी है, उस तरह से उससे राब्ता रखना है, उस तरह से उसको वो सारी चीजें मुहैया करनी है जिस तरह आप अपनी औलाद को करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कतरा कतरा करके दरिया बनता है। हो सकता है आने वाले 10 सालों में ये माइनॉरिटीज में से एक क्रीम उभर सके, माइनॉरिटीज में से कुछ अच्छे प्रोफेशनल, कुछ अच्छे लोग निकल सकें जो हमारे मुल्क की खिदमत कर सकें। आखिर में मैं माँ बाप को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिनकी बेटी बाजियाब हो गई है, आरजू राजा के लिए। मैं ख़ास तौर पे सिस्टर गजाला शफीक की सारी काविशों का दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ, उनके शौहर पादरी शफीक कमल साहब का, और जबरान नासिर साहब जो वकील हैं जिन्होंने केस लिया, उनका मैं तहे दिल से क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतनी एफर्ट करी। फिर उसके बाद सारी अदलिया का, अदालत का, पुलिस का, और वो सारे पास्टर्स और वो सारे चर्चेस का, वो सारे खानदानों का जो रोड पे निकल के आए और जिन्होंने इस चीज़ में आगे बढ़कर अपनी आवाज़ों को उठाया और ये आवाज़ें ऊपर तक पहुंची और आज हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं। मैं मुस्लिम कम्युनिटी का भी दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस दफ़ा वाकई हमारे साथ खड़े हुए और हमारी दुख में अपने दुख का इजहार किया, और उस तरह वो लोग भी रोडों पे आए और इस चीज़ के लिए एहतजाज किया कि ये बच्ची रिकवर होनी चाहिए। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, खुदा का शुक्रगुजार हूँ। मेरी आप सबसे दुआ है इस चीज़ को यहाँ पे रोक नहीं दीजिए, इस चीज़ को यहाँ पे बंद नहीं कर दीजिए। फाइलें बंद नहीं हुई हैं, मैंने आपको बताया है वो बच्ची फिजिकली रिकवर हो गई है, लेकिन मेंटली, साइकोलॉजिकली और सोशली उसको रिकवर होने में शायद कई साल लगे। आप इस फैमिली को ज़रूर सपोर्ट करें, जो कुछ हो सकता है आप ज़रूर करें ताकि ये फैमिली जो इस वक्त क्राइसिस में से गुजर रही है, ये आपकी सपोर्ट की वजह से ये खुशहाल हो सकें और वो चीज़ें जो अब तक नहीं करी हैं ये अपने घराने में कर सकें। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे।